हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। देखिए, डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल की बात करें तो ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है और अगर डाइसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं डाइसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर वो दो सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नेचर की बात करें तो इसमें कई सारे इस तरह के डाइसैकेराइड्स कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, डाइसैकेराइड्स क्रिस्टलाइन वाटर सॉल्युबल स्वीट कंपाउंड्स होते हैं और कॉमनली अकरिंग नेचुरल डाइसैकेराइड्स की बात करें तो ये हो जाएंगे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अगर इन तीनों का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इनके हाइड्रोलाइसिस से कुछ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑब्टेन होती हैं। जैसे अगर माल्टोज की बात करें तो इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर ये ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं माल्टोज ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है। लैक्टोज की बात करें तो इसके हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हैं, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है और सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। अब डाइसैकेराइड्स में जो दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स होती हैं उसमें कौन कौन से ग्रुप्स लिंकेज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। देखिए, इन डाइसैकेराइड्स में पहले यूनिट का एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे यूनिट का सिंपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, माल्टोज और लैक्टोज। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो इस तरह के लिंकेज में दोनों यूनिट्स के एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, सुक्रोज एटसेट्रा। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की जो दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट होती हैं उनके बीच के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की। तो पहला पॉइंट हो जाएगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस तरह के लिंकेज में एक यूनिट का एनोमेरिक कार्बन और दूसरे यूनिट का C4 कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें एक यूनिट का एनोमेरिक कार्बन और दूसरे यूनिट का C6 कार्बन पार्टिसिपेट करता है। फिर बात करते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की। इसमें एक यूनिट का एनोमेरिक कार्बन और दूसरे यूनिट का C2 कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें एक यूनिट का C1 या एनोमेरिक कार्बन और दूसरे यूनिट का भी C1 या एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं। अब किसी भी डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम डाइसैकेराइड यूनिट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं और उससे जो कंपोनेंट मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑब्टेन्ड होती हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आइडेंटिफाई की गई हैं उनकी रिंग साइज डिटरमाइन करते हैं। फिर इसके बाद दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच में जो लिंकेज होता है उसकी पोजीशन डिटरमाइन की जाती है और सबसे लास्ट में जो लिंकेज होता है उसका एनोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन किया जाता है और इसके लिए हम एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस का यूज करते हैं। देखिए, एनोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो अल्फा है या बीटा है।